तो चलिए बच्चों, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हैं हमारे पास। हमारा चल रहा था थ्योरेटिकल टॉपिक और चैप्टर चल रहा था थ्योरेटिकल में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चलिए बच्चों, अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई में पूछे गए हैं, तो आप लिखते चले जाएं मेरे साथ साथ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उसके आंसर भी लिखवा देता हूं। तो क्वेश्चन है वाई। इस पे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो आप लिखें वाई इज गुडविल। वाई इज गुडविल। तो लिखिए बच्चों, वाई इज गुडविल कंसिडर्ड। वाई इज गुडविल कंसिडर एन intangible assets but not a fictitious assets। ठीक है, इसको फिक्टिशियस एसेट्स क्यों नहीं कंसीडर करते, इंटेंजिबल एसेट्स ही क्यों कंसीडर करते हैं? तो लिखें आंसर, गुडविल कैन नॉट बी सीन और टच्ड। गुडविल को ना तो सीन किया जा सकता है ना टच किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी फेल्ट। उसको खाली फील किया जा सकता है। Hence, it is treated as intangible assets। ठीक है जी। but it is not fictitious assets because, उसको fictitious assets क्यों नहीं ट्रीट करते? because fictitious assets do not have a realizable, because fictitious assets do not have a value लिखें, whereas goodwill has a value, and it can be purchased or sold with any other assets। तो देखिए, इसका जो मेन रीजन है वो क्या है कि फिक्टिशियस एसेट्स डू नॉट हैव वैल्यू। उनकी वैल्यू नहीं होती फिक्टिशियस एसेट्स की। वेयर एज गुडविल की वैल्यू होती है, उसको परचेज भी किया जा सकता है, सेल्स भी किया जा सकता है दूसरे एसेट्स के साथ, इसलिए उसको इंटेंजिबल एसेट्स ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये आया हुआ है आपका सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2009 में। तो ये रिपीटेड हो जाते हैं क्वेश्चन आपके। तो ये सीबीएसई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे लिखें एक क्वेश्चन और, हाउ डज द फैक्टर। आपने पढ़ा था कि गुडविल को कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कई सारे फैक्टर्स की वजह से हमारी गुडविल अफेक्ट हो जाती है। तो उसमें से एक लोकेशन फैक्टर भी है। अगर अच्छी लोकेशन पे जाएंगे, अच्छी लोकेशन पे जाके बिजनेस करेंगे तो आपकी गुडविल आपके बिजनेस की ज्यादा होगी, और खराब लोकेशन पे जाके करेंगे तो गुडविल उस फर्म की जो है वो खराब हो जाएगी। आफ्टर द गुडविल लोकेशन अफेक्ट द गुडविल, अफेक्ट द गुडविल ऑफ फर्म। तो इसका आंसर लिखें, ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले आप आंसर लिख लें, फिर मैं आपको समझा देता हूं।
तो लिखें better location will attract more customers, क्योंकि एक अच्छी लोकेशन पे अगर आपका बिजनेस होगा तो आप कस्टमर्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन सेल्स, तो इससे आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। अगर ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे तो सेल्स बढ़ जाएगी, और सेल्स बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट, which in turn will result in increase in the value of goodwill, will increase in the value of goodwill, ठीक है जी। तो चलिए बेटे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका CBSE 2010 में, तो हमें नोट डाउन करके रखनी है ये सब बातें और पढ़ के जाना एग्जाम में, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके बाद एक क्वेश्चन और आया हुआ है एग्जाम के अंदर, वो भी नोट डाउन करें। हाउ डज द फैक्टर efficiency of management affect the goodwill of firm, यानी एफिशिएंसी कैसे गुडविल ऑफ को जो है अफेक्ट कर देती है। फर्म की गुडविल जो है, अगर आपके फर्म की एफिशिएंसी मैनेजमेंट अच्छा होगा, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी होगी तो आपका गुडविल ऑफ फर्म बढ़ जाएगी। कैसे? और अगर मैनेजमेंट खराब होगा तो गुडविल खराब हो जाएगा। कैसे? तो देखते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका पहले आंसर लिखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से सन में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो लिखें, इफ द मैनेजर इज कैपेबल, एंड कंपिटेंट, अगर मैनेजर अच्छा होगा, कैपेबल होगा, कंपिटेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है फर्म का ग्रोथ होगा। द फर्म विल अर्न हायर प्रॉफिट, ठीक है जी। द फर्म विल अर्न हायर प्रॉफिट, विच विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है जी। मैं फिर कह रहा हूं, CBSE के पास जो क्वेश्चंस होते हैं वही रिपीटेड क्वेश्चंस फिर से आगे पीछे ईयर के अंदर कर दिए जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से करके जाने हैं। तो मल्टीपल चॉइस में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें से घुमा फिरा के पूछ लेंगे। ये भी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। आगे लिखें, क्वेश्चन और है। गुडविल के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन और है, वो भी 2010 में आया था। हाउ डज द फैक्टर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अफेक्ट द गुडविल ऑफ फर्म? तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो गुडविल ऑफ फर्म को कैसे असर करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट अगर देंगे तो कहीं ना कहीं आपके फर्म की रेपुटेशन बढ़ेगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर फर्म है, ये महंगा प्रोडक्ट भी नहीं देती, क्वालिटी भी अच्छी कर देती है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी गुडविल कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी। तो लिखें, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट will increase the sales and profits, which will increase the value of goodwill,
विच विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, इससे गुडविल की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये भी CBSE 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब चलिए, अब CBSE 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी देखें। अब आप देख पा रहे हैं हर साल कंटिन्यूसली 2009, 10, 11 गुडविल से लिंकअप ये क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं कि गुडविल की फैक्टर्स के इफेक्ट में, तो यानी कहीं ना कहीं आपसे भी ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। हाउ डज द मार्केट वैल्यू, हाउ डज द मार्केट सिचुएशन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब मार्केट सिचुएशन कैसे अफेक्ट करती है गुडविल को, अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो चलो बच्चों देखते हैं कि कैसे करती है। तो आंसर लिखें, मार्केट में आपकी क्या सिचुएशन है, क्या आप मार्केट के अंदर कंपटीशन ज्यादा है, कम है, क्या आप मोनोपोली में काम करते हैं, कैसे करते हैं, तो उस पर भी आपकी गुडविल डिपेंड करती है। तो आंसर लिखें, द मोनोपोली कंडीशन, अगर आपकी मोनोपोली है, एकाधिकार, यानी आप ही वो प्रोडक्ट देते हो और कोई देता ही नहीं है, ऐसी मार्केट सिचुएशन है। और लिमिटेड कंपटीशन, या कंपटीशन आपके प्रोडक्ट का, जैसा प्रोडक्ट आप देते हो वैसा कोई और देता ही नहीं है, अगर देता है तो बहुत ही कम कंपटीशन है। ठीक है, और लिमिटेड कंपटीशन, enable the concern to earn high profit, ठीक है, which leads to higher value of goodwill, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसा है जो मोनोपोली वाला प्रोडक्ट है कि आप ही देते हैं और कोई देता ही नहीं है, तो आप ऑब्वियस ही बात है, तो आपका मार्केट के अंदर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपके जैसा कोई और कंपटीटर ही नहीं है, तो अल्टीमेटली आप ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो गुडविल में आपका इंक्रीज हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था CBSE 2011 में। तो उम्मीद है यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बच्चों, एक 2011 के अंदर एक क्वेश्चन और आया हुआ है, उसको भी देखेंगे अपन, वो भी गुडविल से संबंधित है, यानी गुडविल से संबंधित क्वेश्चन, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वाले, ये तो पक्का ही आने हैं आपके। तो आप एक क्वेश्चन और लिखें, हाउ डज द नेचर ऑफ बिजनेस affect the value of goodwill of, how does the nature of business affect the value of goodwill of firm। अब नेचर ऑफ बिजनेस कैसे अफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, यानी फर्म की गुडविल को कैसे अफेक्ट करता है। तो देखें, ये आया हुआ है CBSE 2011 के अंदर। तो चलिए इसका भी आंसर लिखो, अ firm which produces goods having a stable demand, ठीक है, having a stable demand will be able to earn more profits, ठीक है, and hence will have more goodwill, तो देखिए बच्चों, होता क्या है, ये कह रहे हैं फर्म विच प्रोड्यूसेस गुड्स, एक फर्म ऐसी फर्म है जो ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करती है जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड स्टेबल रहती है, यानी कंटिन्यूसली डिमांड चलती चली जाती है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, और ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो खूब अर्न करेगी वो फर्म,
और ज्यादा अर्न करेगी तो ऑब्वियस सी बात है गुडविल भी अच्छी खासी होगी। तो ये है कुछ क्वेश्चंस, ये भी सीबीएसई 2011 में आया हुआ था। तो चलिए बच्चों, अब हम लोगों का चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं और अब यहां से स्टार्ट होने जा रहे हैं हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बेटे, अब लिखना चालू करें एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ क्वेश्चंस। एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो देखिए बेटे, अब देखिए बच्चों, इसके अंदर क्वेश्चन लिखें आप। अब एक क्वेश्चन है जो ये पूछा गया है सीबीएसई 2009 के अंदर, तो लिखें आप सीबीएसई 2009 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे, हाउ कैन अ न्यू पार्टनर बी एडमिटेड? हाउ कैन अ न्यू पार्टनर बी एडमिटेड? ठीक है, तो इसका आंसर लिखें। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसके लिए हमें लिखना है इसको करेक्ट आंसर। तो लिखें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, according to section 31 of Indian Partnership Act 1932, a person can be admitted, a person can be admitted as a new partner only, as a new partner only with, लिखें ओनली विद कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओनली विद द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जब तक एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट नहीं मिलेगी, यानी सभी पार्टनर्स का सहमत होना जरूरी है, तभी न्यू पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। अगर सभी पार्टनर सहमत नहीं है तो नए पार्टनर को आप एडमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, बढ़े आगे। तो ये पूछा गया है सीबीएसई 2009 में क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन और हैं हमारे पास, तो लिखें क्वेश्चन। ये पूछा गया है ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो अभी मैं लिखवाता हूं कौन कौन से ईयर में पूछा गया है। तो लिखें गिव द टू मेन राइट, give the two main rights acquired by new partner, acquired by new partner, 2 मेन राइट बताओ जो नए पार्टनर के द्वारा एक्वायर किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया सीबीएसई 2008 में आया, 2011 में आया, 2014 में आया, यानी कई बार पूछा गया, तो अब भी आने की उम्मीद है। तो लिखें राइट टू शेयर, right to share future profits, right to share future profits of the firm, right to share future profit of the firm। और सेकंड राइट क्या है मेन राइट में? right to share the asset of the firm, right to share assets of फॉर्म। ठीक है जी, अब देखिए एक क्वेश्चन और है, तो पूछा गया है आपका, पहले क्वेश्चन लिखें। स्टेट एनी वन पर्पस फॉर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म। कोई भी एक पर्पस बताएं नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करने का, कि क्यों नए पार्टनर को फर्म के अंदर एडमिट किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2012 के अंदर। तो आंसर लिखें, इसके अंदर, when a firm
रिक्वायर मोर कैपिटल, जब फर्म को ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, व्हेन अ फर्म रिक्वायर मोर कैपिटल, जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है नए पार्टनर को एडमिट करना पड़ेगा। टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस, अपने बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना है तो टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस, इट में एडमिट अ न्यू पार्टनर, इसीलिए वो नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए बच्चों आगे लिखते हैं अपन, एक क्वेश्चन और लिखें। इसमें लिखें why is sacrifice ratio कैलकुलेटेड। अब सैक्रिफाइस रेशियो को क्यों कैलकुलेट किया जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है CBSE 2009 में। ठीक है, तो आंसर लिखें इसका, सैक्रिफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड बिकॉज द प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का कारण बता रहा हूं, बिकॉज द प्रीमियम फॉर गुडविल brought in by the incoming partner, जो नया पार्टनर आ रहा है इनकमिंग पार्टनर है। ठीक है, brought in by incoming partner, ठीक है, is divided among old partner in sacrificing ratio, divided among old partner in sacrificing ratio। ठीक है जी बच्चों। तो चलिए बच्चों अब एक क्वेश्चन और आया हुआ है, CBSE के अंदर ही 2008 के अंदर पूछा गया था। स्टेट एनी टू रीजन, कोई भी दो रीजन बताओ, स्टेट एनी टू रीजन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के कोई भी दो कारण बताने हैं। ठीक है जी। ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर, CBSE 2008। तो चलिए बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट, टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ revaluation of assets and liabilities। ठीक है जी। और नंबर 2, so that the profit or loss on revaluation of assets and liabilities may be divided amongst the old partner। देखो क्या कारण है, दो रीजन में से अपन को बताने थे, तो क्या कारण बताया, टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, जो एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू के अंदर जो बढ़े हैं या घटे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, उसका इफेक्ट दिखाना, ये पहला कारण है। और ताकि जो भी रिवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट और लॉस हुआ है एसेट और लायबिलिटी के बढ़ने या घटने से, वो हम डिवाइड कर पाए ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, ये हमारा दूसरा कारण है।
तो उम्मीद है यहां तक के क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन है सीबीएसई 2009। सीबीएसई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन, व्हाट आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स? व्हाट आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या है? आंसर लिखें आप। आंसर क्या लिखेंगे? द प्रॉफिट्स which have accumulated over the years, the profits which are accumulated over the years and have not been credited to partners capital account are called accumulated, आप इनको accumulated बोलें, और undistributed profits किसी भी नाम से जान सकते हैं, और undistributed profits such as जनरल रिजर्व हो गए, या आपका बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, ये सारे होते हैं। ठीक है जी। तो क्या चीज देखी अपन ने, अब तक ऐसे प्रॉफिट्स जो अब तक हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं और वो हमारे पास पड़े हुए हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अंदर दिखा रखे होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब तक हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, P&L हो गया, तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट लिखें, एक क्वेश्चन और है सीबीएसई 2010 का। स्टेट the need for treatment of goodwill on admission of partner, यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त गुडविल का ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एडमिशन ऑफ पार्टनर, ऑब्वियस सी बात है, जब पार्टनर एडमिट होगा तो ओल्ड पार्टनर्स को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने आपको एडमिशन के वक्त भी समझाया था, मान के चलिए ये ए पार्टनर है, ये मान के चलिए ये दूसरा पार्टनर है, ठीक है, ये 2 रुपए कमा रहा था, ऐसा नहीं, ऐसा मान के चलें ये टोटल प्रॉफिट का फर्म को 6 रुपए हो रहा था, इसको 3 रुपए मिल रहा था, इसको 3 रुपए मिल रहा था। अब सी पार्टनर आया, एडमिशन हो गया, सी पार्टनर का न्यू एडमिट हो गया। अब जब नया पार्टनर एडमिट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, इसने उठा के अपने हिस्से में से 1 रुपया दे दिया, इसने भी अपने हिस्से में से उठा के 1 रुपया दे दिया, तो इसके 2 रुपए बन गए। अब इनके सेक्रीफाइस होने के बाद इनके भी 2-2 रुपए हो गए। तो क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, इसलिए नए पार्टनर को गुडविल देना पड़ेगा, और गुडविल ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट में अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया, उसको कंपेंसेट करने के लिए गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आंसर लिखें, इसमें आंसर लिखें, टू कंपेंसेट द ओल्ड पार्टनर, to compensate the old partners for their sacrifice। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।